अपना नया चैप्टर है न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ लिया था, एटम की एनर्जी देख ली, एक्साइटेड स्टेट वगैरह, स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम का, और थ्योरीज वगैरह को देख लिया था, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एटम के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस ही है जो चीज मेन है हमारा। न्यूक्लियस को तुम कैसे समझ सकते हो, बात देखो, स्टडी किया गया था तो पता चला न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो मास होता है वो किससे डिफाइन किया जाएगा, प्रोटॉन के मास से, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो हैवियर होता है, न्यूट्रॉन जो होता है नहीं, लगभग वो लोग का सेम होता है मास, लेकिन अगर उन दोनों में बात की जाए तो कौन हैवियर होगा, लिखवाया हूं, पढ़ो पहली लाइन, उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन हैवियर है, न्यूट्रॉन जो थोड़ा हैवियर होता है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। और प्रोटॉन का मास कितना होता था, 1.673 इंटू 10⁻27 kg, और प्रोटॉन का 1.675 इंटू 10⁻27 kg। स्लाइटली क्या होता है, हैवियर होता है न्यूट्रॉन। अब देखो कैसे समझ सकते हो तुम, मकर संक्रांति जब आता है तो सबके घर पे वो लाई बनाते हैं, धूमधाम जिसको बोलते हैं ना लाई, तिल वाली लाई को देखो जरा, क्या होता है उसमें, अगर देखोगे ब्राउन तिल और ब्लैक तिल मिला करके बनाते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होता है कि नहीं, उसी तरह का स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस का सेम उसी तरह स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल नहीं होता है, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता है वो, इस तरीके से होगा, ऐसे 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 क्या होंगे आपस में बाइंड हुए रहते हैं, और ये क्या लगभग स्फेरिकल शेप का बना होगा, अरे बस समझ में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो जो भुजा होता है या जो तिल होता है उसके साथ बिहेव करेगा, और इन दोनों तिल को बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुड़ का यूज करते हैं, गुड़ का यूज किया जाता है। तो प्रोटॉन को बांधने के लिए हम लोग किसका, न्यूक्लियर फोर्स का यूज करते हैं। जैसे तुमसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि हम सबको पता है लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, रिपेल इच अदर, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, 10⁻15 मीटर के रेंज का होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो लगभग 10⁻15 मीटर के रेंज में होता है न्यूक्लियस का साइज। इतने छोटे साइज में इतने ज्यादा प्रोटॉन्स कैसे बैठे हुए हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन ना ये, कि जैसे मान लो सोडियम ही एग्जांपल लेता हूं मैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और इतने छोटे से रीजन में बैठे हुए हैं, तो रिपल्सन फोर्स फील कर रहे होंगे वो, तो उनको तो भाग जाना चाहिए, रिपेल होना चाहिए 15 के 15 प्रोटॉन्स को, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, बाइंड होकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है उससे ताकतवर कोई ना कोई फोर्स होगा वहां पे जो इनको बांध करके रखा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है नेचर में, चार फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है नेचर में, फंडामेंटल फोर्सेस की अगर बात की जाए तो। यहाँ तक ये बात समझ में आती है हमको। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर इसका मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या पढ़ाया गया, उसके बाद क्या हेडिंग डाले हैं, एटॉमिक मास ना। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या बोला गया, एटॉमिक मास, एक न्यूक्लियस का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बंद बांध करके बैठा हुआ है उसके कलेक्टिव मास को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अब एक चीज और है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली जब बोला जाता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, कलेक्टिवली हम उन दोनों को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट में हमने क्या लिया, मास ऑफ वन एटम ऑफ C612 एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कार्बन को ही क्यों लिया गया और किसी को क्यों नहीं लिया गया। सबसे पहले कार्बन को ही क्यों लिया गया था, और भी तो एटम्स थे, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, सल्फर, ये सारे थे, कार्बन को ही क्यों लिया गया।
कार्बन को लेने के पीछे कहानी, 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्यों बाकी लोग को नहीं कर सकते थे? क्यों? वो तो तुम डेफिनेशन ही बोल रही हो। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों किसी और एलिमेंट को हम 1/12 नहीं कर सकते हैं? मैं ऑक्सीजन ले लेता। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 हो जाएगा। O2 एडजस्ट करता है ना, 16 होता है, 1/16 पार्ट कर लेते। अरे 1 बाई यहाँ पे क्या किया, 6 होता है, 6 to 12 एटॉमिक मास है तो 12 हिस्से में बांटा गया। नाइट्रोजन है, 14 एटॉमिक मास यूनिट है, 14 पार्ट में बांट देता मैं उसको। कर सकते थे कि नहीं? तो कार्बन को लेने के पीछे कहानी क्या आती है देखो। एक तो इसका आइसोटोपिक स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। आइसोटोपिक स्टेबिलिटी का मतलब है, आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग रेडियो एक्टिव डिके। जो भी न्यूक्लियस होता है विद टाइम क्या होता है, उसमें डीके होता है। ठीक है, रिएक्शंस होते हैं उसमें, डीके होता है, कम होते जाता है। और वो उसी को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव डीके, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा डीके होता है, रेडिएशंस वगैरह निकलते हैं। तो हमारा कार्बन में आइसोटोपिक स्टेबिलिटी थी, इसका डीके नहीं हो रहा था, इसका डीके नहीं होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें कोई चेंज नहीं आता है, सबसे पहला रीजन ये था। दूसरा क्या था कि इसका जो एटॉमिक मास था वो इंटीजर वैल्यू में थे। बाकियों का एटॉमिक मास अगर देखोगे तो समथिंग समथिंग डेसिमल वगैरह में आता है। एटॉमिक मास इसका क्या था, इंटीजर वैल्यू आती है। सही है, दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन क्या है कि कार्बन, क्लास 10th में तुमको पढ़ाया गया था, कार्बन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑलमोस्ट 98% जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, या इंसान है चाहे अर्थ है, जो भी चीज बात कर लो, उसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट था, इस वजह से हमने कार्बन को लिया। ठीक। और क्या बोला गया कि वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C612 एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट। अब हम लोग को मास ऑफ वन एटम निकालना है। सही है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है। और 1 ग्राम में कितना, एवोगेड्रो नंबर के बराबर जो चार्ज पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, एटम बोलो मॉलिक्यूल बोलो, पढ़ाया गया इस चीज को। तो ये चीज क्या मैंने कि मास ऑफ वन एटम, एक एटम का कितना हो जाएगा, 12 ग्राम में इतने एटम्स हैं, 12 ग्राम में एवोगेड्रो नंबर के बराबर एटम्स हैं। अरे ही पढ़ते हैं ना हम लोग। तो एक एटम में कितना हो जाएगा, एक एटम का मास 12 बाई इतना। ठीक है, और 1/12 पार्ट। इसको जब तुमने सॉल्व किया, ये जो वैल्यू आ रही है, इसको देखा देखा लग रहा है कि नहीं, देखा देखा लग रहा है कि नहीं? क्या है ये, किसका मास है? मास ऑफ प्रोटॉन ही तो है। मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। उसी के पास पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हम लोग? जैसे मान लो कि अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करता हूँ, न्यूक्लियस में 100 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को मिला करके 100 लोग हैं। एक का मास कितना होगा, 1.66, राउंड ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। दोनों के मासेस को अगर राउंड ऑफ करूं मैं, तो ये बोल सकता हूँ 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ग्राम में बात करूंगा तो -24 kg, 3 का वेरिएशन आएगा ना। ग्राम में बात करूंगा तो -10⁻24 ग्राम। और इसी को केजी में चेंज करूंगा तो -10⁻27 हो जाएगा। तो ये कुछ और नहीं है बाबू, ये मास ऑफ प्रोटॉन ही है। और मास ऑफ क्या है, ये न्यूट्रॉन ही है, ये अलग नहीं है कुछ है। और हमको ये बात समझ में भी आती है, हमको ये बात समझ में भी आती है कि अगर यहाँ पे 100 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर 100 पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो एक का मास इतना है, तो 100 का कितना हो जाएगा, इंटू 100। वही हम लोग आगे जाके करेंगे भी, कि एटम का या न्यूक्लियस का जो मास होता है उसको जेड इंटू एम पी करेंगे हम लोग। जेड, हाँ, टोटल, उसमें देखो ऑफिस में देखना जरा, जेड इंटू एम पी करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड। जेड का मतलब कितने नंबर में प्रेजेंट है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो मैं अलग अलग ना पढ़ के एक ही पढ़ दूंगा उन दोनों को, एक ही पढ़ सकता हूँ ना, राउंड ऑफ कर दूं मैं। 3 डिजिट के बाद वैल्यू बदलती है, 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद वैल्यू बदलती है। वैसे तो अगर राउंड ऑफ किया जाए तो सेम ही वैल्यू आ रही है। तो यहां से ये वैल्यू हमको मिली, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। इस वजह से भी हमने कार्बन को लिया था। ठीक। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। केजी यूनिट जरूर याद रखना, -31 kg।
उसको मैं एटॉमिक मास यूनिट में अगर बदलता हूँ तो ये वैल्यू आती है। और ये वैल्यू तुमको याद रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसको जब एटॉमिक मास यूनिट में बदला तो ये 1.0073 आएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसको जब मैं एटॉमिक मास यूनिट बदलूंगा तो ये आने वाला है। इस पूरे चैप्टर में तुमको एटॉमिक मास यूनिट से ही हमको डील करना है, तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। बस में तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, स्फीयर नहीं होगा। और इसको हम समझ सकते हैं वही लाई के जैसा, कि जो भी भुजा उसमें बांधा गया है वो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के जैसा बिहेव कर रहा है। और जो बांधने के लिए यूज किया गया वो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। ठीक। यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हम लोग कौन सी यूनिट ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं? देखो जूल होता है, एक तो जूल होता है ना। लेकिन जूल जब हम लोग यूज करते हैं तो सर वो क्या होता है? बड़ी यूनिट। जूल क्या है? बड़ी यूनिट है। लेकिन यहाँ हम लोग किससे डील कर रहे हैं? स्मॉलेस्ट, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल से। इनका मास बहुत कम होता है, इनका मास क्या है? बहुत कम है। तो इसका मतलब एक ऐसी यूनिट बनानी पड़ेगी जो छोटे छोटे मासेस को भी डील करे, क्योंकि अगर जूल में लेके चला जाएगा तो इतनी छोटी वैल्यू आएगी कि उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अरे बात समझ ना, 10⁻⁻27 मास है, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम एक यहाँ पे नया यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईवी सिंबल से। अब ये होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल देता हूं, ठीक है, तो एक्सेलरेट करेगा। तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है हमको, या एक इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी गेन कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है, ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी रहे। जैसे मान लो कि अगर मैंने तुमसे कहा 0.0001 मीटर, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, या इसको अगर मैं कहूँ कि इसको मेजर करके बताओ तो मुश्किल है ये। लेकिन अगर इसी को मैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो हमें प्लॉट करने में आसानी होगी। बात समझ आ रही है ना? तो जब भी बहुत छोटी वैल्यू होती है तो हम लोग एक नया यूनिट बनाते हैं, जो कि छोटे छोटे क्वांटिटीज को भी क्या कर सकें, हम स्टडी कर सकें। तो इसीलिए बनाया गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को, नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल दिया, तो जितना एनर्जी वो गेन करेगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी और कुछ नहीं है, वर्क डन है। और वर्क डन क्या होता है बाबू? चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है कि नहीं? चार्ज इंटू पोटेंशियल। किसको एक्सेलरेट करवा रहा हूं मैं? चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 99 मास होता है वो। पोटेंशियल कितना दिया है? 1 वोल्ट का। जब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? जूल हो जाने वाली है। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होती है। अब हम लोगों को पता है, देखो एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बोला था कि मैं मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। कोई भी मास है, जैसे मान लो कोई कागज ही तुम जलाते हो, तो कागज जलाए, मास उसका कम हो गया, या कोई लकड़ी जलाए, मास कम हुआ, और वहीं पे क्या मिलता है हमको? हीट एनर्जी मिलती है। तो मास को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। उसी को हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जो पढ़े हो तुम बचपन से फॉर्मूला, E = mc²। E = mc² पढ़ते हैं ना हम लोग, वो वही चीज है कि मास को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एनर्जी। ठीक। तो उसको भी कैलकुलेट करके यहीं पे देख लेते हैं, और इस वैल्यू को याद रखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू, लिखते रहो इसको, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, हमको पता है E क्या होता है? mc²। और मास कितना लेना है हमको? 1 एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 AMU जो है,
एक एटॉमिक मास यूनिट कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, तो 1 AMU की वैल्यू क्या थी? कंसिडर m इक्वल्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड c कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू को पुट करेंगे, E इक्वल्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो कितना आने वाला है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 9654 4 कैरी 5 9654 9 और 9654 4 कैरी, ठीक है, और 9654 5 9 14.94 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 27 में से 16 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है बाबू? जल्दी बोलो। 11 आएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें क्योंकि साइंटिफिक मेथड में लिखना होता है, तो -1.49 इंटू 10 होगा। ठीक है, ये इतनी एनर्जी आती है और ये किस में आएगी? जूल में आएगी। क्यों? क्योंकि केजी रखा है और मीटर पर सेकंड रखा है। जब केजी रखूंगा और मीटर पर सेकंड रखूंगा तो इतना, मतलब अगर मैं एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कितना एनर्जी मिलेगा मुझे? इतना एनर्जी मिलने वाला है। 1 AMU से इतना एनर्जी मिलने वाला है। लेकिन अभी अभी बात हुई हमारी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज किया जाएगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज किया जाए? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इतनी है, तो एक जूल का एनर्जी कितना हो जाएगा? यहां से 1 जूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने जूल की कितनी हो जाएगी? सिंस 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1.49 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसको डिवाइड करोगे बाबू तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। 931.15 एनसीईआरटी में कितना लिखा गया है इसकी वैल्यू? 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आएगी। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं तो इतना जूल एनर्जी मिलेगा, जो कि बहुत छोटी है कि नहीं वैल्यू? देखो ध्यान से, यहाँ पे 10⁻⁻10 में आ रहा है, बहुत स्मॉल अमाउंट में है। तो इसको पढ़ना, इसको देखना, इसको समझना मुश्किल है। तो मैंने इसको क्या किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला। अब देखो कितनी ज्यादा वैल्यू हो गई। मेगा, मेगा मतलब 10⁻9 मेगा मतलब। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना, बता रहे हैं और उसका से सोचना बैठ करके, पेपर खत्म हो जाएगा, फिर एग्जामिनर कहना 6 6 6 कॉपी सर कॉपी 6 6 6, कर लेना यही चीज़।